Hello everyone. Welcome back to the class of Contract Act. और बच्चों कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स कर लिए थे और ये जो एक ग्राफ दिया हुआ था यहाँ तक ऑलमोस्ट हो गया था। अब इसके बाद देखिए सेक्शन 10 के पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ। तो पॉइंट्स तो हम लोग कर ही चुके हैं, अब डिटेल में बात करेंगे। तो पहली चीज है देखिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए बच्चों, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स एन एग्रीमेंट, और उसके लिए देखिए वैलिड ऑफर होना चाहिए और बेटा उसके लिए वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब ये सारी डेफिनेशंस में रिपीट नहीं कर रहा कि व्हाट इज एन ऑफर, व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस। और जब when offer is accepted it becomes a promise, and every promise or set of reciprocal promises which are consideration of each other is agreement, और agreement के बाद enforceability will arise। तो first thing there should be an agreement। तो वही सब लिखा है बच्चों, मैं उसमें अब नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं सेकेंड पॉइंट लेता हूं, दैट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होनी चाहिए सर। जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगी तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कॉन्सेंसस एड आइटम, यानी कि बच्चों ये लैटिन लैंग्वेज है, इसका समझ में नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग होता है सेम थिंग इन सेम सेंस। मतलब मैं जो कह रहा हूं आप भी वही समझ रहे हो। सेम थिंग सेम सेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या है, नॉनसेंस हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग एंड सेम सेंस। तो इस चीज को कॉन्सेंसस एड आइटम भी कहते हैं। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। सर ऑफरर और एक्सेप्टर के दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए सर, फ्री मानी जाएगी कंसेंट अगर 5 चीजें नहीं होंगी। तो 5 थिंग्स वाइटिएट फ्री कंसेंट। अगर इन 5 में से कोई भी एलिमेंट सर जी है तो उस कंसेंट को बेटा फ्री नहीं माना जाएगा और वो फ्री नहीं मानी जाएगी। तो क्या है ये 5 चीजें सर? ये है कोएर्शियन, undue influence, misrepresentation, fraud, और बच्चों mistake by both parties। कोएर्शियन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। सर इट इज लाइक यूज ऑफ फोर्स। कोएर्शियन सर, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी देता है या उसको मारने पीटने का सर कहता है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का करता है,
तो वो कोएर्शियन है, और कोएर्शियन मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट voidable, while mistake makes a contract void. Sir, there is difference in between voidable and void. देखिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज फ्री कंसेंट. तो फ्री कंसेंट इज सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री ऑन सेम थिंग in same sense. There is consensus ad item. They are not confused. And there are 5 things which vitiate the free consent. That is, if अगर ये 5 चीजें हैं, if any of these factor is present, it will not be treated as free consent. And the contract will either be voidable or void. So voidable means कि enforceable for one party but not the other one. Enforceable at the option of one party. तो वो चाहे तो बेटा एनफोर्स करा ले एक पार्टी, और वो चाहे तो उसको मना कर दे, ऑप्शन हो गया, दैट इज voidable. void में इट इज not enforceable for both parties. कोई भी एनफोर्स नहीं करा सकता, ये बिल्कुल जीरो है. void has no legal significance, while voidable is enforceable on the part of one party but not enforceable on the part of other party. तो ये 5 चीजें हैं बच्चों. कोएर्शियन का मतलब होता है कोई इलीगल काम करना, धमकी देना, दबाव बनाना, दैट इज कोएर्शियन, राइट. जैसे सर एक बच्चा आया मेरे पास, एडमिशन दे दो सर. उसको देख के मुझे लगा यार ठीक नहीं है, आई रिफ्यूज्ड. क्लास में परेशान करेगा. अब वो भाई साहब उसने चाकू निकाल लिया, गन निकाल ली, और कहता है एडमिशन दोगे या नहीं दोगे. एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा हुआ नहीं. तो बेटा ये कोएर्शियन है. मैंने कहा अरे भैया पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था. तो ये जो मैंने कंसेंट दी ना, ये फ्री नहीं है. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कोएर्शियन. और लेट मी टेल यू बच्चों, दिस इज voidable. सब्सिक्वेंटली आई कैन रिफ्यूज, क्योंकि कोएर्शियन मुझ पे यूज हुआ. He cannot refuse to pay the fees, but I can refuse to teach him क्योंकि he used coercion. तो मेरे ऑप्शन पे voidable है, मेरे ऑप्शन पे enforceable है, वो बाइंड होगा. Undue influence is अनुचित प्रभाव. अनुचित प्रभाव यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस. सर वेयर वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन एंड द अदर पार्टी सर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्सन. जैसे फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, लॉयर एंड क्लाइंट, बाबा जी और उनका भक्त. ये सब एग्जाम्पल है बच्चों, जहां पर एक पार्टी डोमिनेट कर रही है द विल ऑफ द अदर, दूसरे की इच्छा को. सर इफ यू सी कि बाबा जी हैं, आई होप यू पीपल आर नॉट भक्त ऑफ एनी बाबा जी. तो आपने देखा होगा टीवी पर एक बाबा जी आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा. अब वो वहां पे भक्त खड़े हुए हैं, एक वो बहुत बड़ा अपना कॉन्फ्रेंस टाइप करते हैं, एंड ऑल द पीपल आर सिटिंग देयर, और बाबा जी एक बड़ी सी कुर्सी पे बैठे हुए ऊपर. अब वो भक्त को माइक पकड़ा दिए, तो भक्त अब क्या करेगा, बाबा जी के चरणों में प्रणाम.
बाबा जी कुछ नहीं बोलते, जब प्रणाम करता है तो ऐसे कर देते हैं। फिर भक्त ने अपनी समस्या बताई कि बाबा जी मैं पढ़ता बहुत हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ बाबा जी, रात रात भर पढ़ता हूँ बाबा जी, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं एग्जाम में बाबा जी फेल हो जाता हूँ। अब बाबा जी ने 1 सेकंड को 2 सेकंड को आंखें बंद करी और समोसे क्यों दिख रहे हैं, बाबा जी आस्क्ड, समोसे क्यों दिख रहे हैं? उससे पूछा समोसे खाते हो? बोला नहीं बाबा जी समोसे नहीं पसंद, खाया करो। वहीं पे तुम्हारी कृपा अटकी है और हरी चटनी से समोसे खाने हैं, कृपा आना शुरू हो जाएगी। और बच्चों ये हैं बाबा जी, ये हैं भक्त। आई होप आप लोगों ने ये प्रोग्राम देखा होगा। सर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, नाम पता है सबको, मैं नहीं लूंगा। और बड़ा ही इंटरटेनिंग प्रोग्राम है, मतलब आप बाकी के सर मैं कभी कभी देख लेता हूँ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, कि कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब बाबा जी ने कृपा कर दी, उसने समोसे खाए बच्चों और उसके बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। यस, कृपा आ गई उस पर, अब वो पक्का भक्त बन गया। अब अगर बाबा जी उससे कुछ गलत डिमांड करें तो क्या वो दे देगा? आंसर है शायद हाँ। सर अगली बार वो फिर गया बाबा जी के पास कि बाबा जी जॉब लगवा दो। बाबा जी ने फिर बताया कि भाई रेड कलर की शर्ट पहना करो, कृपा आएगी। जॉब लग गई उसकी। अब वो कह रहा बाबा जी प्रमोशन नहीं हो रहा। बाबा जी ने फिर उपाय बताया कि सफेद रोटी काले कुत्ते को खिलाओ, कृपा आएगी। भाई प्रमोशन हो गया उसका, वो कंपनी का CFO बन गया, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब उसने नई कार खरीदी मर्सिडीज, बाबा जी को फिर मिठाई देने गया क्योंकि बाबा जी के कहे पे चल रहा है, जीवन आगे बढ़ रहा है। बोला बाबा जी मैंने नई गाड़ी खरीद ली मर्सिडीज, 50 लाख की लाया था। बाबा जी ने कहा ये ले बेटा 5 लाख, गाड़ी मुझे दे जा। उसने कहा हाँ बाबा जी रख लो, सब आप ही का। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर जी भक्त है, प्रभाव में है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है एंड दिस इज वॉइडेबल। आपको ये बताना है किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, भक्त के या बाबा जी के? सो द आंसर इज भक्त। बाबा जी इज बाउंड, बट भक्त बाद में मना कर सकता है कि बाबा जी ये तो बेईमानी है। सर जी अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेयर वन पार्टी इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड दैट he uses that position to take some undue advantage. सर मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा पढ़ा दो, मैंने कहा पढ़ लो, फीस भी रही। बेटा यहां अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। सर आई डिडंट टेक एनी अनड्यू एडवांटेज। मैंने आपकी 50 लाख की कार आपसे 5 लाख में नहीं ले ली और ना आप दे दोगे मुझे। मित्रों मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि आई डिडंट यूज दैट अनफेयर मीन्स। नेक्स्ट मिसरिप्रेजेंटेशन और बच्चों फ्रॉड, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, बट फ्रॉड इज कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं एंड आई नो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो दैट इज फ्रॉड। इफ आई ऑब्टेन योर कंसेंट विद फ्रॉड, so it is voidable at your option. If you obtain my consent with fraud, it is voidable at my option. Okay. Sir ji, misrepresentation is also telling something which is untrue, that is jhoot. But the person who is telling that thing doesn't know that it is wrong. वो उसको सच मानता है इसलिए वो कह रहा है। तो बच्चों वह मिसरिप्रेजेंटेशन है। क्या फर्क है? फ्रॉड में नोइंगली झूठ बोलेगा और मिसरिप्रेजेंटेशन में अननोइंगली झूठ बोलेगा। बट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स which are based on either fraud
or misrepresentation are voidable. Mistake means कि दोनों को ही गलत समझ में आया. Sir, what I was telling you and what you were understanding are absolutely different. So it is a mistake. And in case of mistake, the contract is not voidable, but it is void. So what is mistake? Mistake means when both the parties are under a mistake as to subject matter of the contract. Suppose करिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को टाइटैनिक बेचा. उसने उससे पूछा भाई टाइटैनिक खरीदोगे? नाउ यू नो व्हाट इज टाइटैनिक. आई होप आप सबने मूवी देखी होगी, आपको पता होगा. सो इट वॉज ए लार्ज ह्यूज शिप. सो वन पर्सन सेड टू अदर टाइटैनिक खरीदोगे? द अदर पर्सन सेड यस. एग्रीमेंट हो गया $1,00,000 में. सो टाइटैनिक है. और बच्चों बाद में उसने मूवी की सीडी दे दी. तो यार खरीदने वाला क्या सोच रहा था? टाइटैनिक शिप. बेचने वाला क्या सोच रहा है दिमाग में? मूवी. तो ये मिस्टेक है एंड दिस इज वाइड. दोनों के ऑप्शन पे वाइड है, दोनों पगलौटी काट रहे हैं. सर मिस्टेक हो गई, वाइड हो गया. तो देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट. अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट सर वैलिड नहीं होगा. इट इज आइदर वॉइडेबल और वॉइड, डिपेंड्स. एनीवे, तो बुक पढ़ें. असाइनमेंट में लिखा है बेटा टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, दैट इज कॉन्सेंसस एज आइटम. सेकंड पॉइंट, फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री. कंसेंट वुड बी कंसीडर्ड फ्री इफ नॉट कॉज्ड बाय. ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए. coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. When consent is caused by coercion, undue influence, fraud और misrepresentation, ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं. ठीक है. The agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused. तो इस केस में बच्चों coercion में अगर आपने मुझसे जबरदस्ती एडमिशन कराया, मेरे ऑप्शन पे voidable है. undue influence में भक्त के ऑप्शन पे voidable है. फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में जिस आदमी से झूठ बोला गया उसके ऑप्शन पे voidable है. और लास्ट लाइन में लिखा है कंसेंट इज वाइटेटेड बाय मिस्टेक. अगर मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो रही है बच्चों, इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड. वाइड इज नॉट एनफोर्सेबल एट ऑल. एग्जांपल है ए थ्रेटेन टू शूट बी. अगर वो 2000 रुपए उधार नहीं देगा तो कह रहा गोली मार दूंगा. ले भाई 2000 उधार ले ले तू. तो बेटा ये कोएर्शन के एग्जांपल है, वॉइडेबल है. नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. सर this is the next point, and a contract is valid only when the parties are competent to contract. Capacity to contract कहलाता है बच्चों ये. इसको competence भी कह सकते हैं कि parties are competent to contract. Contract करने में parties सक्षम है. सर जी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ होना चाहिए. किसी लॉ से बंदा डिस्क्वालिफाइड ना हो. तो मेजर का मतलब 18 years or more at the time of contract. Sound mind का मतलब बेटा capable of understanding his affairs. मतलब वो अपनी चीजों को समझता है, उसको समझ है. Not disqualified by law. जैसे culprits, जेल के अंदर बंद है बंदा. Insolvent person, फॉरेन सोवरीन्स, दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्बेसडर एसेट्रा, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अदर कंट्री में क्योंकि इन पे सूट फाइल नहीं हो सकता. इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं. अगर सर इंडिया का एम्बेसडर है पाकिस्तान में और उसने वहां कोई हेराफेरी करी, फ्रॉड करा, कुछ भी करा, तो पाकिस्तान में उस पर सूट फाइल नहीं हो सकता. एट द मोस्ट वो भारत वापस भेज सकते, इंडिया में ही चलेगा. तो दीज पीपल आर डिस्क्वालिफाइड.
तो बच्चों कौन कौन नहीं कर सकता है? अगर उल्टा करें तो माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एंड ए पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, who is disqualified by any law, these people cannot enter into contract and the contract shall be void. Voidable नहीं होगा बेटा, void होगा, that is not enforceable at all. So these are the things. देखिए valid contract कब होगा? तो is of the age of majority, majority की उम्र होनी चाहिए, is of sound mind and not otherwise disqualified by any law. A person competent to contract must fulfill 3 conditions. मेजर भी हो, दिमाग भी ठीक हो और डिस्क्वालिफाइड भी ना हो. अब एक एक पॉइंट समझाया है. ए पॉइंट सर, इट रेफर्स टू द एज, और भारत में यू नो इट मस्ट बी 18 years of age. Person below 18 years are considered minor, or minor cannot contract. Second, a person to be of sound mind, that is he should be in his senses so that he understand the implications of the contract. A lunatic, an idiot, or a drunken person, बेवड़ा, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, सर कोई भी उस पर किसी प्रकार का वो दिमाग पे असर हो रखा है, आर नॉट सपोज टू बी पर्सन ऑफ साउंड माइंड. ये साउंड नहीं. सर तीसरा है कि डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, जैसे एलियन एनिमी, फॉरेन सोवरीन्स, कन्विक्ट्स, दीज आर डिस्क्वालिफाइड, और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चों. कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको वैलिड नहीं मानेंगे. क्या मानेंगे बेटा? वॉइड मानेंगे, और वह वॉइड माना जाएगा. सो ये था कि पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, लॉफुल कंसिडरेशन. इसको 2 हिस्सों में समझेंगे बच्चों. कंसिडरेशन. So what is consideration? Consideration means something in return. Something in return. हिंदी में क्विड प्रो क्यो. अब आप ये मत कहना ये कौन सी हिंदी है. सर ये लैटिन लैंग्वेज की कुछ टर्म्स हैं जो बीच बीच में आती हैं. क्विड प्रो क्यो अर्थात समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन इज मस्ट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Consideration is must for a valid contract. Valid contract तभी होगा जब consideration होगा. No consideration, no contract. बिना consideration के किया गया contract void माना जाता है बच्चों. It is not valid. सर ये void होगा. हालांकि कुछ exceptions हैं. There are certain contracts which are valid even without consideration, but we will discuss that later. So there must be consideration. Consideration बहुत important है बच्चों. It refers to quid pro quo, something in return. Valuable consideration in law may consist either some right, some interest, some profit, some benefit. या some forbearance, detriment, loss or responsibility surrendered or undertaken by other. This we will discuss later. A agrees to sell his books to B for 100 rupees. तो बच्चों one person is giving book and other person is giving 100 rupees. So एक व्यक्ति के लिए consideration book है और दूसरे के लिए it is 100 rupees and it's a valid contract, right? The next point is lawful consideration and lawful object. So it is fourth perhaps. Lawful consideration and lawful object. So the object of the contract, like क्या कर रहे हैं? Suppose there is an agreement
between A and B, A will pay 5 lakh rupees to B if B kills C. अगर B किल की हत्या कर देगा तो वो उसे 5 लाख देगा. So the object is unlawful. If I am selling some illegal goods to you, like afim, charas, etc., so the object is unlawful. सर अगर कंसिडरेशन में कुछ गलत चीज दी जा रही है, so consideration is unlawful, and when there is unlawful consideration, the contract is void. तो contract void हो जाता है बच्चों. तो consideration or object is not lawful if it is prohibited by law. कानून से जो चीजें prohibited हैं वो unlawful है, या it would defeat the provision of law, या फिर इट इज फ्रॉडुलेंट या इन्वॉल्व्स इंजरी, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे उसकी प्रॉपर्टी को, या इट इज इमोरल, या इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स कि व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, व्हाट इज डेट्रीमेंटल टू लॉ, हाउ कैन वी सर injure any person, his property or a person, and what is immoral, what is public policy. We will all discuss all these points. A promise to drop prosecution for robbery. So there is a robbery and there is a robber, डकैत. अब उसका वो कह रहा है पैसे दे दो छोड़ देंगे तुम्हें, तो यार ये तो गलत है, पैसे देके थोड़ी छोड़ा जा सकता है. So this is void. Next, not expressly declared to be void. तो बच्चों, the contract should not be declared void by any law. Contract is valid only when these all conditions are satisfied, right? And it is not declared void, by any law. जैसे गैम्बलिंग, अब ये void है बच्चों, लॉ ने मना किया हुआ है. तो एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच लॉ डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल और void. जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, और void एग्रीमेंट इज वन विदाउट लीगल इफेक्ट. कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा. सर अगर ऐसा है तो उसको void माना जाएगा, और void का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो void होगा. तो ऐसे एग्रीमेंट्स void होते हैं. सर आगे एक लिस्ट दी हुई है, जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट टू ट्रेड, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है, ये आगे डिस्कस करेंगे. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब डिक्लेयर्ड void बाय लॉ हैं. और ऐसे सारे एग्रीमेंट बच्चों void माने जाएंगे, और वो एनफोर्सिएबल बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे. द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, void. तो बेटा इसको अगली क्लास में करते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है. एंड आई होप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों को समझ आ रहा होगा. कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ बताइएगा. वी विल कंसीडर दैट और ट्राई टू इम्प्रूव द थिंग्स. ओके, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी बड़ा एक्ट है और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप शुरू में ध्यान नहीं देंगे तो बाद में दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. चलिए, एनीवे, सो इस क्लास को इतना ही रखते हैं बच्चों. अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू.